नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। कोरोना को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। युवा कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे, ये भी सीएम रावत का कहना। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में कोरोना का फीसदी ज्यादा है और सभी को सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी के साथ लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि कोरोना की चेन को तोड़ने का एकमात्र अगर कोई इलाज या फिर तरीका है तो वो सावधानी और सतर्कता ही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश सरकार लगातार सख्त से सख्त कदम उठा रही है जिससे कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में घटे और लगातार इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सतर्कता और सावधानी जरूर बरतें क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने का एकमात्र यही तरीका और जरिया है। कोरोना को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि सावधानी और सतर्कता बरती जाए, अन्यथा जो हालात बन रहे हैं इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है। कई बार लोगों को गफलत होती है कि शायद हमको नहीं होगा, और आंकड़े बताते हैं कि जिसने लापरवाही की वो कोरोना की चपेट में आया है। युवा भारत में युवा चपेट में आया है। उत्तराखंड में भी युवाओं का परसेंटेज काफ़ी अधिक है और वो साफ साफ लगता है कि कई बार नौजवान बच्चों को ये लगता है कि शायद मैं अभी नौजवान हूँ, उसको लगता है तो मैं इसकी चपेट में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने कहा तो मजाक का शब्द है कि समाजवादी है, उसके लिए सब समान है, लेकिन ये बहुत घातक है। इससे सावधानी से ही बचा जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार के जरिए लोकसभा में पारित किए गए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। इसी को लेकर देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज गांधी पार्क के सामने उपवास पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से वार्ता के दौरान हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, जो विधेयक सरकार लाई है ये किसान विरोधी है, इसमें बिचौलियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। हरीश रावत ने यहां पर कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत नजर आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के मुद्दे को मौन व्रत के जरिए वो उठा रहे हैं, इसका विरोध वो कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर मौन व्रत पर बैठे हुए हैं सीएम हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठे हैं। देहरादून की तस्वीरें। लोकसभा में पारित कृषि अध्यादेश को किसान विरोधी उन्होंने बताया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस ले। जो किसानों के बरसों से प्राप्त अख्तियारों को छीनने का षड्यंत्र है, जो उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार पर को समाप्त करता है, जो किसानों की अपनी प्रणाली है, मंडी सिस्टम आदि, उसको ध्वस्त करता है, जो बिचौलियों के हाथ में सारे अनाज की खरीद फरोख्त को दे रहा है, जो होर्डिंग को अलाउ कर रहा है, ऐसे ऑर्डिनेंसेस जिसके जरिए किसानों की जमीन को अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों को सौंपने का षड्यंत्र है, तो हम ऐसे ऑर्डिनेंसेस के विरोध में कांग्रेस खड़ी है। हम निरंतर विरोध कर रहे हैं और आज मैंने भी प्रतीकात्मक रूप से किसान जो देश भर में आंदोलनरत हैं उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है।
तो वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में तैनात सफाई कर्मी वेतन न मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी के जरिए उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। किसी कर्मचारी का 1 महीने का वेतन बकाया है तो किसी का 3 महीने का। ऐसे में परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि रामा एंड फोर्ट कंपनी को ठेका दिया हुआ है जो सही समय पर वेतन नहीं दे रही है। कंपनी के खिलाफ कानून के दायरे में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो रुड़की से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। सिविल अस्पताल में तैनात हैं सफाई कर्मचारी। तनख्वाह तो 1 महीने का पेमेंट है और कुछ लोगों की बात की भी है। एक वार्ड भाई है विजय कुमार, उसकी क्या नाम 3 महीने की रुकी हुई है। वो भी एक लड़की वो भी है, ये सफाई कर्मचारी है, इसकी क्या नाम 2.5 महीने की होगी। बाकी ये है कि 1 महीने की तो सबकी रुकी हुई है, तारीख होगी। अब तक तो तनख्वाह ही नहीं। उन्होंने वो भी क्या नाम कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं, उन्होंने ठेका दे रखा है, उनकी क्या गलती है। मांग हमारा पेमेंट आया है, काम कर लेंगे और क्या करना है। सर एक तो यहाँ पे तनख्वाह का कोई रूल नहीं है सही, या तो हमें मतलब ऐसे बता देते हैं भाई 10 को आ जाएगी, 5 को आ जाएगी। कोई ऐसा 4 दिन हो गए, 4 दिन से ऐसा बोल रहे हैं कि तनख्वाह आ जाएगी, कल आएगी। कल भी 12 बजे करीब कह रहे, ये हर महीने का इनका यही है। 18-20 आदमी होंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे कहने से हर साल हर बार उनको फ़ोन कर देता हूँ, हर महीने। तो सुबह से बैठे हैं, सुबह 7 बजे से। और ये लेडीज हमारे पास काम कर रही हैं, इनको लगभग ही कितने होगी 2.5 महीने 2.5-3 महीने हो गए इसको सैलरी नहीं मिली। ये दूसरी जगह से काम छोड़ के आई है कि भाई यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, इसको अभी तक पैसा। काम करने के लिए सब तैयार है, कोई मना नहीं कर रहा काम के लिए, ठीक है। काम के लिए सर कोई मना नहीं कर रहा, सब करेंगे काम, और काम के लिए ही आए हुए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कोई यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। रामा इंफोटेक करके लखनऊ की कंपनी है ये, और उसको है कि हर महीने की 4 या 5 तारीख तक वो सैलरी देगा, लेकिन बार बार उसके द्वारा ये बहुत हिला हवाली करी जा रही है कि टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है। और हम उसको कई बार पूर्व में भी उसको चेतावनी जारी कर चुके हैं, और आज भी हम लोग एक पत्र उसको फिर जारी कर रहे हैं, और उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम करने जा रहे हैं। टेंडर उठा रखा है तो टेंडर देने वाले का ही वो जिम्मेवारी है कि सैलरी कर्मचारियों को टाइम समय पर दे। हमारे हाथ में जो कार्रवाई कर सकते हैं हम उसके जो उसकी टेंडर की शर्तें हैं उनके अनुसार जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जा रही है। अर्शद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अर्शद, क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का, आखिर इनकी सैलरी क्यों नहीं दी गई, और जो प्रशासन है उसके तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, लगभग 1 से 3 महीने की सैलरी जो है इन कर्मचारियों की रुकी हुई है, जिसको लेकर इन लोगों में काफी रोष है। हालांकि अगर बात की जाए तो एक प्राइवेट फर्म है जो कि इन लोगों को यहाँ पर नौकरी दी हुई है और ये पूरे हॉस्पिटल की सफाई करते हैं। पर जब इन्हें सैलरी नहीं मिली तो इन्होंने काम ना करने की बात कही। इसके बाद जो अगर बात की जाए, सिविल हॉस्पिटल काफी बड़ा है, काफी मरीज यहाँ पर हर वक्त रहते हैं, तो उसके चलते भी काफी सफाई को लेकर दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही हैं, जिसको पर फर्म ने इनको अब तक सैलरी नहीं दी, जिसको लेकर इन लोगों का कहना है कि जब तक उनकी सैलरी नहीं मिलेगी ये लोग यहाँ पर हड़ताल करेंगे, और अगर अब भी फर्म ने उनका बकाया भुगतान नहीं दिया तो आगे भी आंदोलन करने से ये कर्मचारी नहीं चुकेंगे। अर्शद, कंपनी के तरफ से क्या कोई नुमाइंदा आया इन तमाम कर्मचारियों को आश्वासन देने? क्या अभी तक ऐसा कोई मामला? कर्मचारियों का कहना है कि समय समय पर उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा है कि उन्हें आज या कल सैलरी दे दी जाएगी, पर अब तक उनको सैलरी नहीं मिली। वहीं कई बार ये लोग CMS सिविल हॉस्पिटल के जो CMS है उनसे भी गुहार लगा चुके हैं, पर उनके द्वारा भी मात्र एक पत्र ही लिखा जाता है जो फर्म है उसको, तो कहीं ना कहीं अभी कोई इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, तो जिसको लेकर ये लोग भी काफी परेशान है। हालांकि कोरोना काल के चलते काफी दिक्कतें इन लोगों के सामने आ रही हैं, तो इसी को लेकर इन लोगों को कहना है कि अब इनका आंदोलन आगे उग्र भी हो सकता है। अर्शद, लगभग कितने ये कर्मचारी हैं जिनको इनका वेतन नहीं मिला है? कई दर्जन ये कर्मचारी सिविल हॉस्पिटल में तैनात हैं और इनकी सैलरी भी प्राइवेट फर्म द्वारा दी जाती है ताकि काफी हॉस्पिटल की साफ सफाई इनके द्वारा कराई जा सके, पर अब इनको सैलरी ना दी गई तो उसके बाद यहाँ पर सफाई का भी संकट गहरा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सिविल अस्पताल में तैनात है सफाई कर्मचारी, कई महीनों से इनका वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करेंगे मसूरी का। मसूरी के शिफन काट और IDH बिल्डिंग से बेघर हुए लोगों ने मसूरी विधायक गणेश जोशी से मुलाकात की और बेघरों को स्थापित करने की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवारों ने विधायक गणेश जोशी को बताया कि जब से उनके सर से छत छीनी गई है वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गणेश जोशी ने पीड़ित परिवारों का उनको आश्वासन दिया कि वो गरीब और बेसहारा लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के जरिए बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने के लिए ज़मीन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो विस्थापन का काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ आज कह रहा हूँ, पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मसूरी के संभ्रांत नागरिकों के सामने मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी गरीबों के आंसुओं पर, गरीबों की मजबूरी पर राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन गरीबों की सेवा में निकला है। उनके मकान नहीं टूटे, मुझे लगता है कि मेरा घर टूटा, लेकिन मेरी एक सीमा है। मैं शासन से पैसा ला सकता हूँ, मकान बनवा सकता हूँ, लेकिन ज़मीन मैं नहीं दे सकता। तो उस दिन हमसे कहा गया कि हम ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन आज उस बात को 15 दिन से शायद ऊपर हो गए हैं, कोई ज़मीन हमें नहीं मिली है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आप ज़मीन हमें उपलब्ध करवा देंगे, उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर इनके आवास बनाने की, चाहे व्यक्तिगत बनाए, चाहे कोई भी रास्ता निकालें, हम उसका रास्ता खोजेंगे। क्योंकि तो शिफनकोट से बेघर हुए लोगों ने विधायक से मुलाकात की, गणेश जोशी से लोगों ने मुलाकात की और यहाँ पर विधायक गणेश जोशी ने तमाम लोगों को आश्वासन भी दिया कि उनकी मदद के लिए कार्य किए जाएंगे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बेघर हुए लोग परेशान हैं, विधायक गणेश जोशी से बात कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुनील, तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से लोग परेशान हैं, उनके घर टूट गए हैं, ऐसे में विधायक गणेश जोशी उनसे मिले और उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया है। जी देखिए मुनिका, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर शिफनकोट और IDH के जो पीड़ित परिवार है वो लगातार गणेश जोशी से गुहार लगा रहे हैं कि उनको विस्थापित किया जाए, और इसी को लेकर गणेश जोशी से कुछ लोग मिले भी है। उनका ये कहना है कि वो गरीबों को, जो घर उनका उजड़ा है वो उनको देख नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से वहां का घर उजाड़े गए हैं, ऐसे में उनको विस्थापित करना जरूरी है, परंतु उसमें नगर पालिका की भूमि दिया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा सरकार के द्वारा भूमि नहीं ली जा सकती। ऐसे में अगर नगर पालिका प्रशासन, IDH और शिफनकोट के जो बेघर लोग हुए उनके लिए भूमि दी जाती है तो सरकार अपने स्तर से उनको विस्थापित करने का काम करेगा। फौरी तौर पर वहां पर टीन शेड जरूर लगा दी जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से इन लोगों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। परंतु कहीं ना कहीं अगर राजनीति की बात करी जाए तो ये जो लोग पीड़ित है ये राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। ना नगर पालिका के द्वारा कोई ठोस रणनीति अपनाई जा रही है, और जिस तरीके से विधायक गणेश जोशी ने बयान दिया कि जब तक जमीन उपलब्धि होगी तो विस्थापन कैसे किया जाएगा, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये बेघर जो लोग हुए हैं वो फिलहाल जाए तो जाए कहाँ। जी बिल्कुल सुनील, और कितने आसार नजर आ रहे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द मदद दी जाएगी? जी देखिए, आसार की बात अगर करी जाए तो पूरी जो कह सकते हैं जो गेंद है वो नगर पालिका के पाले पर है। ऐसे में अगर नगर पालिका कोई भूमि चिन्हित करके शासन को भेजती है बोर्ड प्रस्ताव करके, तो उसके बाद फिर शासन स्तर से कार्रवाई होगी। तो ऐसे में जब तक पालिका भूमि नहीं देती है तो विस्थापन की कोई योजना अभी यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से विधायक गणेश जोशी ने बताया कि जब तक भूमि उनको उपलब्ध नहीं करा सकते तब तक वो विस्थापन नहीं हो पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो गणेश जोशी लोगों से मिले और उन्होंने मदद का भरोसा भी जताया। केंद्र सरकार के जरिए किसानों से जुड़े अध्यादेश पारित होने पर विपक्ष विरोध में उतर आया है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध कर किसान विरोधी इसको बता रही है। इसी को लेकर किच्चा से कांग्रेस नेता सुरेश पपनेजा ने पूर्व CM हरीश रावत के आह्वान पर दीनदयाल चौक पर मौन व्रत रखकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जरिए किसानों पर जो अध्यादेश बनाया गया है वो किसान विरोधी है। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो किच्चा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेश पपनेजा मौन व्रत पर बैठे हैं। किसानों से जुड़े अध्यादेश का वो विरोध कर रहे हैं। अध्यादेश को उन्होंने किसान विरोधी बताया।
तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में ग्लोबल विजडम स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान अभिभावकों ने प्रदेश सरकार और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि लगातार जो अभिभावक हैं उनका ये कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। फीस देने को लेकर लगातार उन पर स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अब अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि लगातार बच्चों पर इसका दबाव बनाया जा रहा है और फीस न देने के एवज में उन्हें स्कूल से बेदखल करने की बात भी कही जा रही है। इसको लेकर हम लगातार अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम स्कूल में आते हैं तो हमारे से भद्र व्यवहार किया जाता है, कहा जाता है कि पहले अपने बच्चों की फीस जमा कराओ, उसके बाद तुम्हारे से बात की जाएगी। प्रिंसिपल सर से बात करने जाते तो मना कर देते कि मीटिंग में वो बात नहीं करेंगे। हमने कहा हम टाइम दो, हम वेट करते हैं उनकी, तो साफ मना कर देते प्रिंसिपल तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं। पहले अपनी 6 महीने की फीस जो तुम्हारी सितंबर तक की है वो जमा करो, उसके बाद ही तुम्हारा बच्चा क्लास में बैठ पाएगा। आगे कहीं आपने शिकायत वगैरह की? कई बार शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे दिए, कई जगह हमने शिकायत करी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल की वीडियो भी बना के वायरल हुई है, लेकिन किसी के ऊपर कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। ये तो सियासत बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है, गार्जियंस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, फीस जमा करो, फीस जमा करो, और कोई भी सरकार यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। मंत्री मदन कौशिक जी हैं, आदेश चौहान जी हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, कोई भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सब स्कूल प्रशासन से मिले हुए हैं? अब गार्जियंस जो है, गार्जियंस कहाँ जाएँ? गार्जियंस आज सड़कों पर उन्हें जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा, सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग तो ये है कि एक तो प्रिंसिपल को हटाया जाए यहाँ से, जिन्होंने अलग बयान देते हैं वो, और फिर जो बच्चों को दिवालिया घोषित करते हैं वो। बताओ क्या बच्चों ने कर्ज ले रखा है? इस तरह के मैसेज करते हैं, फीस के लिए दबाव बनाते हैं, तो सरकार यहाँ के अपना पक्ष तो रखे, कुछ बात तो करे। नरेश तोमर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नरेश, क्या कुछ कहना है अभिभावकों का, और लगातार स्कूलों के बाहर जाकर प्रदर्शन किया जा रहा है अभिभावकों द्वारा? देखिए मोनिका, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से आर्थिक मंदी से जो लोग झेल रहे हैं, लेकिन उसका जो स्कूल प्रबंधन है हरिद्वार के स्कूल, वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है, वो नाकाफी साबित हो रहा है। क्योंकि एक जो परिजन है, कई बार सूबे के मुख्यमंत्री और स्थानीय कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से इस मामले में गुहार लगा चुके हैं, और हाल ही में एक वीडियो वायरल भी हुई थी प्रिंसिपल की, जिसमें वो बच्चों को फीस मांगता साफ तौर पर नजर आ रहा था और धमकी भी दे रहा था, लेकिन कभी तक इन परिजनों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं स्कूल प्रबंधन साफ तौर पर यही कहना है कि या तो वो फीस जमा करें, वरना उनको बच्चों को स्कूल से बेदखल कर दिया जाएगा। मामला सारा ये मोनिका ये है कि जो स्कूल की फीस जो मांग रहे हैं, ट्यूशन फीस, इसमें इन्होंने स्कूल की जो टोटल फीस है सारी इंक्लूड करी हुई है, और उसकी टैक्स चोरी भी सरकार की करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अभिभावकों पर यहाँ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, बच्चों पर बनाया जा रहा है, और धमकी यहाँ पर दी जा रही है कि बच्चों को निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी में भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी मसूरी देहरादून मार्ग के गलोगा पावर हाउस के पास भूस्खलन के बाद मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लोक निर्माण विभाग के जरिए मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मसूरी से, जहां पर भूस्खलन के चलते मसूरी देहरादून हाईवे बंद हो गया, और हाईवे के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की जो लंबी लाइनें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो काम है वो चल रहा है, और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो भूस्खलन होने की वजह से लगातार जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरा रास्ता बंद हो चुका है और उसको ठीक किया जा रहा है। टेरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में ग्रामीण 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और खेत के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर उनके खेतों का अधिग्रहण कर लिया गया है।
लेकिन उन्हें उसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उनके रास्तों को भी काट दिया गया, लेकिन ठेकेदारों के जरिए उसका दोबारा सही उसको नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनको भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें हम टिहरी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है। सड़क किनारे बैठे हैं तमाम लोग और सड़क निर्माण के नाम पर खेत का जो अधिग्रहण हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी सड़क टूट गई, मकान पे खाना बनाने से भी चल गई, सड़की में आपके कारण मैं बैठूं तो ये पैसा कुछ नहीं सरकार में दिया। क्षेत्र पे जा कुछ कर रहा है समर्थन, कुछ नहीं करे, बस आयना फोटो खींच ये मुआ खड़ा तक मुआ खड़ा लेटी मुआ सड़की में वार बता कुछ नहीं। मुआवजा नहीं मिला आपको? ना, बिल्कुल नहीं। ना, लगभग कत लाख का नुकसान हो तुम्हारे खेतों? खेतों के वहाँ से तारों से दिखा सब टूट। अच्छा, और जमीन से मेरी कमरा था गाड़ियाँ भैंस रोक तो भैंसा भीतर रसोड़ और किचन टूटी के बिहार सड़की में। कोई मुआवजा नहीं मिला ना आपको? ना, कि हमारे न तो जाने के रास्ते हैं न तो खेत में खाने के लिए कुछ है, खेत भी टूट गए, जाने के रास्ते। लोगों ने तोड़ा आपका रास्ता? ये अब सरकार ने तोड़ा, जिसने सड़क बनाई है। अब विधायक जाने या सरकार जाने, हम क्या जान सकते हैं। हम तो बैठे हैं यहाँ वो पर हड़ताल पर। अब जब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे यहाँ से। इसके लिए जिम्मेदार कोई दिक्कत होगी, जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, सरकार होगी, हम क्या कर सकते हैं। हमारा पूरा खेत चल गया, हमारा मकान बह गया, मकान तक टूट गया हमारा। सबसे पहले तो ये है कि बहुत बड़ी दुख के साथ में आपको अवगत कराना चाहूँगा। और आपकी जो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप जो न्यूज़ चैनल आपका है कि आप इतने दूर दराज के क्षेत्र में आए हैं जहाँ की हमारी माँ बहनें खुद जो है परेशान रहती हैं। और कुछ वर्षों से लगभग 3-4 वर्षों पूर्व जो है जो हमारा सड़क निर्माण का कार्य हुआ था उसमें हमारे तमाम रास्ते, तमाम हमारे काश्तकारों की जमीन कट गई है और रास्ते ध्वस्त हो रखे हैं, जमीन जो है ध्वस्त हो रखी है, लेकिन अभी तक किसी को कोई मुआवजा देने का कोई नाम नहीं है। रास्तों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, सड़क का जो है अच्छा जो है जो गुणवत्ता होती है उसका उस प्रकार से उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो पूरा हमारा जितना भी बहुत बड़ा ये क्षेत्र है और दूरस्थ क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जो है हमारे शासन प्रशासन के लोग जो है तो अनदेखी कर रहे हैं। बड़ी बात है, कई बार क्षेत्रीय विधायक द्वारा बहुत कुछ वो कर जाता है, गद्दारी कर दी गई है। यहाँ पर 18 में एक छोटी सी बात पहले उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ये रोड जो कट रही थी ये 18 ठेकेदारों को मिला था, जिनका पार्ट 2 का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन व्यक्तिगत अपने हित को देखते हुए इन्होंने एक आदमी का काम दिया, 18 आदमी का रोजगार छोड़ के। दूसरी बात, मेरे साथ पूर्व में ये रोड के सब अनशन में बैठा हूँ, एक समझौता हुआ था पीडब्ल्यूडी के साथ कि रोड के कटने के 3 साल बाद हम कटान, दबान और रास्तों को निर्माण कर देंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, न कटान का मिला, न दबान का मिला, न रास्तों का निर्माण किया गया। ये कारण है कि हमारे यहाँ न तो हमारे गमान का मिला, ना हमारा ये कटान का मिला। ये हमारे सारे रास्ते जो है सब ब्लॉक हो रखे हैं, ना यहाँ कोई सुनता है हमारी। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो। अब मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे हम यही बैठे रहेंगे। जी, मामला 10-15 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया हुआ था। डीएम सर द्वारा मुझे निर्देश भी दिया गया हुआ था कि इसकी जांच करें। 10 दिन पहले हमने इसकी जांच भी कर ली है और हफ्ते पहले इसकी रिपोर्ट भी हमने प्रस्तुत कर ली है। जो भी इंसान है, अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका चाहे घर टूटा हो, चाहे उसके घर में दरार आई है, चाहे किसी के घर में जाने वाली जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया हो, कुछ भी परेशानी है, उन सबकी डिटेल लिस्ट जो है हमने अपने फील्ड इंस्पेक्शन में सबका एक व्यक्ति का नाम नोट करके किसका क्या नुकसान हुआ है ये उप जिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। फिर भी अगर लोग जो धरने पर बैठे हैं उनसे मेरी यही विनती है कि अगर कोई नाम छूट गया है, हम आपके माध्यम से रिपोर्ट भी, अगर कोई भी आपका प्रधान चाहे तो वो यहाँ से हमारे कार्यालय से ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसका नाम छूट गया है तो जरूर उसका नाम भी उस रिपोर्ट में हम शामिल कर देंगे। धारचूला में भारत चीन सीमा से सटे गांव की सड़क बंद होने से ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को सामान खरीदने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां तक कि 25 किलोमीटर, आपको बता दें कि यहां पर
तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। 25 किलो चावल की बोरी ग्रामीणों को 2000 रुपए में मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई आश्वासन या फिर कोई मदद नहीं दी गई। रोड जो है करीब 2-2.5 महीने से जो है रोड बंद है। बीच में एक दिन के लिए खुला था, बाद में ऊपर से स्लैड आते रहता है। तो ये बड़ी दिक्कतें हो रही है, मतलब लेबरों को, आदमी को जाने के लिए सारे पब्लिक परेशान है। यहाँ से ढुलान के लिए लेबर का व्यवस्था करना पड़ता है। एक बोझ का 300-400 रुपये के साथ ढुलान करना पड़ता है। और यही रास्ता जो हमारा आगे धारमा घाटी के लिए, ये रास्ता पंचायत तक के लिए यही रास्ता है, जिसमें आर्मी वाले भी रहते हैं, ITBP भी रहते हैं, फोर्स रहते हैं, और पूरे पब्लिक का माइग्रेशन का टाइम भी आ रहा है और राशन की बड़ा हाहाकार हो रही है वहाँ पर हैं। तो ये जनप्रति से हमारा जो अनुरोध है कि रोड सर्किट खुले और जनता का सुविधा हो, इसलिए हम लोग जो है आप लोग से बहुत बहुत आशा रखते हैं। तो वहीं दिनेशपुर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के जरिए पूजा अर्चना कर दुर्गा की मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कमेटी के मुख्य सलाहकार रवि सरकार ने कहा कि कोविड-19 में रखते हुए दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। हालांकि हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन किया जाता रहा है। दिनेशपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।